नमस्कार। हील टीवी के शो हेल्थनामा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने आपके लिए ये शो इसलिए शुरू किया है कि देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराई जाए। ये डॉक्टर अलग अलग बीमारियों पर आपको हेल्थ टिप्स देंगे और आपको सावधान करेंगे कि रोग के छोटे छोटे लक्षणों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रूप ले सकता है। तो प्रस्तुत है देश के बड़े बड़े डॉक्टरों के छोटे छोटे हेल्थ टिप्स। डॉक्टर साहब, ये साइलेंट स्ट्रोक क्या है? साइलेंट स्ट्रोक, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। साइलेंट स्ट्रोक होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट्स को इतने मोमेंटरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं कि बाय द टाइम वो सिम्टम आता है चला जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि स्ट्रोक आया है। और आप जब एमआरआई या ज्यादा स्टडीज करते हो, आप ब्रेन में छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स या आप क्लॉट्स आपको मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड साइलेंट स्ट्रोक्स। और साइलेंट स्ट्रोक्स शुड बी टेकन एज सीरियसली एज अ क्लिनिकल स्ट्रोक। डॉक्टर साहब, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के और खास करके दिमाग से जुड़ी भी जो भी समस्याएं हैं, सबकी जड़ में वो अल्कोहल को पाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अल्कोहल छोड़ नहीं सकते, और वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए कि अल्कोहल छूटे भी नहीं और हमें बीमारी भी ना हो। ऐसा कोई रास्ता है? किशोर जी, ऐसा रास्ता ना संभव है ना सोचना चाहिए। जैसे जैसे शुरू में डॉक्टर रंजन ने हिंट किया था कि अल्कोहल यूज एक डेंजर रिस्क फैक्टर है, अगर इसको कम लें तो अच्छा होगा। सच्चाई ये है कि मानव जीवन में 21वीं सदी में भारतवर्ष में भी अल्कोहल का सेवन काफी फैल गया। अगर न ले रहे हो तो शुरू न करें, बेहतर है, बेस्ट है। अगर ले रहे हैं तो जितना कम लें अच्छा होगा। अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बाकी बीमारियां हैं तो अल्कोहल को कंट्रोल में रखें और अच्छा होगा। लेकिन जिनको व्यसन की या लत की बीमारी लग चुकी है और उसको पहचाने, अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से बात करें, उनका सही रूप से इलाज करवाएं। जो व्यसन की बीमारी है, लत की बीमारी है, शराब की या बाकी पदार्थ की, अच्छी खबर यह है कि उनका इलाज काउंसलिंग से और दवाइयों से आज के वक्त में बहुत अच्छे से संभव है। हमारे देश में हेडेक को सबसे हल्के में लिया जाता है। लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं, गैस की वजह से हो रहा है या रात में ठीक से सोया नहीं इसलिए हो रहा है। लोग कोई टेबलेट ले लेते हैं या बगल का केमिस्ट कोई बड़ा डॉक्टर बन जाता है और उससे हम पूछ लेते हैं और दवा खा लेते हैं, और हम तब जागते हैं जब काफी देर हो चुकी होती है। दिल्ली के संदर्भ में और एनसीआर के संदर्भ में, जहाँ पोल्यूशन इतना ज्यादा है, वहाँ पर आपका सुझाव क्या है? पोल्यूशन की वजह से भी आंखों में जलन और सिर में दर्द होते हैं, तो कुछ लोग एंटी एलर्जिक दवाई खाते हैं उससे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। आपका क्या सुझाव है? किशोर जी, ये इतना जरूरी सवाल है, हम क्या बताएं। जो फार्मासिस्ट के पास लोग ऐसे ही चले जाते हैं सिर दर्द के लिए कि चलो कोई बात नहीं। दिल्ली में तो पोल्यूशन के कारण तो हर चीज इफेक्ट होती है। और हमें आजकल पता है, आजकल पिछले 3 दिनों से सबकी आंखों में थोड़ी सी इरिटेशन मच रही होगी, कई लोगों को सांस में तकलीफ होती है, और सिर दर्द भी डेफिनेटली हो सकता है। एंटी एलर्जिक्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो हमारा हिस्टामिन, जो बॉडी में एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होता है जब कोई एलर्जी का रिस्पॉन्स होता है, ये उसको रोकने के लिए है। उसके जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। हेडेक्स का ऑल्दो इतना डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन जैसे किसी को अगर एलर्जी होती है तो उनके साइनसेस भर सकते हैं, जिसके कारण उनके नाक में थोड़ी कंजेशन हो सकती है, थोड़ा सा हैवीनेस सिर में हो सकता है, जिसके कारण उनको लगता है कि उनको हेडेक हो रहा है। तो जब वो एंटी एलर्जिक लेते हैं तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। मैं हमेशा बोलूंगी सबको कि कोई भी मेडिकेशन लेनी है हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर लो, बिकॉज आपको पता नहीं है कौन सी दवाई किसको कैसे रिएक्ट करे। मेरा सवाल है, क्या एपिलेप्सी जेनेटिक होता है? जेनेटिक भी होता है, बट ये बहुत कम परसेंटेज में जेनेटिक होता है। मोस्टली जो है वो एक्वायर्ड कॉजेज ज्यादा होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं एपिलेप्सी के, जैसे
सर में चोट लगना, ट्रॉमा, या कोई दिमाग का इन्फेक्शन, न्यूरो इन्फेक्शन, जैसे हम मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस कहते हैं, वो है। दिमाग की टीबी, या जैसे कभी कभी कोई कारण नहीं पता लगता, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं ना, इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। या फिर कुछ एक्यूट कॉजेज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, सोडियम ऊपर नीचे हो जाना, या फिर शुगर की मात्रा कम हो जाना, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाना। तो ये सब कुछ कॉमन कॉजेज हैं। किस तरह के बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं न्यूमोनिया के लिए? देखिए, ये बच्चे, छोटे बच्चे पैदाइशी के बाद से लेकर के 5 साल की उम्र तक ज्यादा रिस्क होता है। और न्यूबॉर्न बच्चे को भी निमोनिया का रिस्क होता है अगर वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है और दूसरी तरीके से फीडिंग कर रहा है, जैसे बॉटल फीडिंग कर रहा है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि मदर से एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं। और उसके बाद फिर इन्फेंटाइल निमोनिया होता है। फिर उसके बाद बियॉन्ड इन्फेंटाइल पीरियड, मतलब 1 साल के बाद भी 5 साल तक रिस्क ज्यादा होती है। 5 साल के बाद रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन्स भी काम करते हैं। जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनमें रिस्क कम होती है। तो आज के हेल्थनामा में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ हिल टीवी पर ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए। और अगर डॉक्टरों और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की राय विस्तार से जानना समझना हो तो हर रविवार सुबह 8 से 11 बजे हमारे साथ जुड़िए लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल में YouTube और Facebook पर। नमस्कार।